वो हैं एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, यानी कंप्यूटर किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो कंप्यूटर बुनियादी तौर पर दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, यानी कंप्यूटर के बुनियादी तौर पर दो हिस्से हैं। ऐसे हिस्से जिन्हें मैं छू कर देख सकता हूँ उन्हें हार्डवेयर कहते हैं, और ऐसे हिस्से जिन्हें मैं छू कर नहीं देख सकता उन्हें सॉफ्टवेयर कहा जाता है। हार्डवेयर टचेबल पार्ट्स हैं, टेंजेबल पार्ट्स हैं, इन्हें छू कर देखा जा सकता है, जबकि सॉफ्टवेयर वो हैं जिन्हें छू कर नहीं देखा जा सकता, नॉन टेंजेबल हैं, और कंप्यूटर इन्हें प्रोग्राम्स की शक्ल में जो है वो अपने पास मेंटेन करता है। अब आता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की डिस्क्रिप्शन। हार्डवेयर ऑल फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर दैट कैन बी टच्ड आर कॉल्ड हार्डवेयर। कंप्यूटर के वो तमाम हिस्से जिन्हें छू कर देखा जा सकता है इन्हें हार्डवेयर कहा जाता है। अब हार्डवेयर के अंदर आपके पास बहुत सी चीज़ें, अभी तक हमने जितनी स्टडी की है उसमें ज़्यादातर जो पोर्शन है वो आपका कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड है। बात को मज़ीद आगे चलाते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर के बाद वो हिस्से जिन्हें मैं छू नहीं सकता, ये मेरे कंप्यूटर में नॉन टचेबल होते हैं, और इनको डिस्क्राइब कैसे करेंगे? डाटा को प्रोसेस करने वाले, प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने वाले, एग्जीक्यूट हल करना, नतीजा निकालना, जवाब निकालना, सॉल्यूशन निकालना, बाय द कंप्यूटर, कंप्यूटर से। ऐसे हिस्से जो डाटा को प्रोसेस करते हैं, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और हमारे लिए सॉल्व करते हैं क्या चीज? डाटा प्रोसेसिंग प्रॉब्लम्स। मसलन जमा का काम करते हैं, माइनस का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, ऐसे तमाम प्रोग्राम्स। और ऐसा करने के बाद एंड द रिजल्ट्स, हमें रिजल्ट भी दे देते हैं जो ऑब्टेन्ड होंगे आफ्टर प्रोसेसिंग, उन्हें सॉफ्टवेयर्स कहते हैं। यानी हमने ये डिस्क्राइब किया कि सॉफ्टवेयर्स क्या है? डाटा को प्रोसीड करने वाले, प्रोग्राम्स को हल करने वाले, किसी भी डाटा प्रोसेसिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए, और जो रिजल्ट हमारे पास आएंगे वो हमारे सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। यहां तक क्लियर है जी सबको? अब हमारे पास नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। हमारे पास सॉफ्टवेयर की दो किस्में हैं। कौन कौन से? नंबर 1, ऐसे सॉफ्टवेयर, सुन लीजिएगा, बड़ा आसान सा, जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी सिस्टम को चलाने में मेरी मदद करते हैं उन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। मैं रिपीट करता हूं, ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी कंप्यूटर को चलाने में मेरी मदद करते हैं उन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। शॉर्ट डेफिनेशन इसकी आगे जाके भी नजर आएगी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, याद रखिएगा कंप्यूटर में एप्लीकेशन का जो लफ्ज है ना, ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही डेप्थ वाला लफ्ज है। एप्लीकेशन का मतलब होता है किसी भी काम को करना। अब ये काम किस तरह का हो सकता है? ये हमारे पास कोई डाटा प्रोसेसिंग प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे पास कोई कैलकुलेशन हो सकती है, हम कोई दरख्वास्त लिखना चाहते हैं, हम कोई रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, हम कोई ड्राइंग करना चाहते हैं, हम किसी बिल्डिंग का नक्शा बनाना चाहते हैं। आप कोई भी फंक्शनलिटी अगर परफॉर्म करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? हम जिन सॉफ्टवेयर्स का सहारा लेंगे वो सॉफ्टवेयर हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कहलाएंगे। सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और इनकी मदद से ही कंप्यूटर में जितनी भी तरक्की हुई है वो पॉसिबल होकर हमारे सामने आई है। डिस्क्राइब कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी आज हम थोड़ा सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेट करते हैं, यानी ऑपरेट करते हैं चीज़ों को, ऑपरेशंस उसके ऊपर परफॉर्म करते हैं। जैसे अगर ना मैं आपको पुराने ज़माने में लेकर जाऊं तो पुराने ज़माने में हर काम करने के लिए हमें टेक्स्ट लिखना पड़ता था। हम कोई भी वर्किंग करते थे
वो हमारे पास टेक्स्ट की शक्ल में परफॉर्म होती थी, हम उसको टेक्स्ट की शक्ल में लिखते थे। मसलन अगर मुझे फोल्डर बनाना होता था तो मैं लिखता था मेक डायरेक्टरी, बाद में इस डेफिनेशन को शॉर्ट कर दिया गया, मेक डायरेक्टरी से एमडी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया, फिर मेक डायरेक्टरी का नाम होता था, यानी काफी मुश्किल वर्किंग थी। जैसे जैसे हमारा वक्त गुजरता गया, हमारी फंक्शनलिटी गुजरती गई, हमारे पास हमारी जो वर्किंग है वो टफ होती गई, हमारे पास जो हमारी फंक्शनलिटीज हैं वो परफॉर्म होती गई। तो इन्हीं गुजरते वक्त के साथ साथ हमारे पास इसी फील्ड में नई जिद्दत आना शुरू हुई। नई जिद्दत कैसे आना शुरू हुई? हमारे सामने विंडोज का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। इन ईयर 1983 माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने पहली दफा ओएस का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। ओएस कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं? ये भी कंप्यूटर को ऑपरेट करते थे, जिसमें विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ जो कि विंडोज 3.1 के नाम से जाना जाता है। अभी भी कुछ इंस्टीट्यूट्स या छोटे मोटे इंग्लिश मीडियम स्कूल जो लोगो लैंग्वेज करवाते हैं पहली से लेकर 5वीं क्लास तक, वो बेसिकली विंडोज 3.1 पर भी चल जाती है। सो बड़े लाइट वेटेड कंप्यूटर्स हैं आजकल, वैसे ये एब्सोल्यूट हो चुके हैं, नए अवेलेबल नहीं है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कंट्रोल करने की। कंप्यूटर के ऊपर जो कंट्रोलिंग है वो भी किसकी जिम्मेदारी है? वो भी हमारे पास हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर की जिम्मेदारी है। सो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेट कंट्रोल। अब देखें, लास्ट टाइम जब मेरे पास हर चीज टेक्स्ट की शक्ल में होती थी तो मैं क्या करता था? मैं कहता था हर चीज टेक्स्ट की शक्ल में लिखनी है। अब वक्त गुजरता गया, फंक्शनलिटी गुजरती गई, और मेरे पास मेरी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो परफॉर्म होती रही। मेरे पास काम करने की सलाहियतें बढ़ गई। 1983 के अंदर, याद रखिएगा, दुनिया का पहला कंप्यूटर 1959 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया, और 1959 में इसे नुमाइश के लिए रखा गया, लेकिन लोगों ने इसको अभी ओपनली नहीं खरीदा। वक्त के गुजरने के साथ साथ 1969 के अंदर बेसिकली पहला कंप्यूटर मार्केट में उतारा गया सेल के लिए। याद रखिएगा, इस कंप्यूटर के अंदर आपके पास जो है वो प्रोसेसर का कॉन्सेप्ट नहीं होता था। 1973 में जो कंप्यूटर्स बनाए गए उनके अंदर प्रोसेसर का कॉन्सेप्ट आया, यानी वो आजकल के कंप्यूटर की तरह थे। उस वक्त ये जरूरत महसूस हुई कि कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए अगर अच्छा सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा तो हम अपनी वर्किंग को ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। वक्त के साथ साथ इसमें चेंजिंग आती रही, यानी इसका मतलब है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्सटेंड कर देते हैं, बढ़ा देते हैं किसको? द वर्किंग कैपेबिलिटीज ऑफ द कंप्यूटर को, कंप्यूटर के काम करने की सलाहियतों को। तो डेफिनेशन बनती है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर्स क्या हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेट करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल करते हैं और बढ़ा देते हैं द वर्किंग कैपेबिलिटीज ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर के काम करने की सलाहियतों को। यही वजह है कि इन्हें ऑपरेट करने वाला या ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। याद रखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम दो तरह के होते हैं। अगर एक कंप्यूटर पर एक आदमी बैठकर काम कर रहा है तो हमने कहा था कंप्यूटर पे काम करने वाला हमारा यूजर कहलाएगा, और अगर एक कंप्यूटर पर एक पर्सन बैठा काम कर रहा है तो वो आपका सिंगल यूजर हमने कहा कंप्यूटर को यूज करने वाला यूजर होता है। आप सब लोग कंप्यूटर यूज करेंगे तो मैं आपको यूजर्स कहूंगा। आप अगर किसी भी कंप्यूटर पर, कंप्यूटर को हमने कहा था सिस्टम, आप अकेले बैठकर ऑपरेट करेंगे तो आपका कंप्यूटर कहलाएगा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो किसी भी एक वक्त में एक पर्सन उसे यूज कर रहा हो, वो सिंगल यूजर होता है। आजकल सिंगल यूजर का कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म हो चुका है, सिंगल यूजर की इम्प्लीमेंटेशन खत्म हो चुकी है। इसकी एग्जांपल्स हैं डॉस। डॉस स्टैंड्स फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज 98, विंडोज मी। सो दीज आर ऑल द एग्जांपल ऑफ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। देन हमारे पास आता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर में क्या क्या आता है? मल्टी कहते हैं दो या दो से ज्यादा को।
अब मल्टी यूजर यानी जब दो या दो से ज्यादा यूजर किसी भी कंप्यूटर पर बैठकर वर्किंग कर रहे होंगे तो वो कहलाएगा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अंदर हमारे पास जो वर्किंग है उसमें लाइनेक्स आती है, उसके अंदर यूनिक्स आती है। इन शायद दोनों का नाम अभी आपने नहीं सुना, लेकिन आने वाले फ्यूचर में आपको इनका नाम जरूर सुनने में आएगा। लाइनेक्स के बारे में ये मैं बता देता हूं कि आपने सुना होगा कि पंजाब गवर्नमेंट ने लोगों को लैपटॉप्स जो है अलॉट किए। याद रखिए, ये जो लैपटॉप अलॉट्स हुए हैं जो पंजाब गवर्नमेंट ने अलॉट किए, कुछ लैपटॉप्स के अंदर विंडोज 7 थी, बट मोस्टली लैपटॉप ऐसे थे जिनमें विंडो युबंटू थी। युबंटू बेसिकली लाइनेक्स की एक डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी ये लाइनेक्स की ही एक शक्ल है जिसका नाम है युबंटू। फिर क्या हुआ, हमारे पास आई विंडो एनटी। विंडो एनटी यानी नेटवर्क टेक्नोलॉजी पर बेस्ड विंडो। इसी तरह सोलारिस आई। याद रखिएगा, अगर आप लोग आगे जाकर अपना सीवी बनाते हैं और आप अपने सीवी पर लिखते हैं विंडोज के मुझे विंडो आती है कौन से वाली, आप कहते हैं जी कि मुझे आती है विंडोज NT 5, तो याद रखिएगा कि विंडोज 2000 को विंडो NT 5 कहते हैं। तो ये लोगों ने अपनी सीवी पर, अगर आप बाहर दुबई के मुल्क भेजेंगे ना, तो हम हर चीज जो है वो अलग अलग करके लिखेंगे। मैं आपको जब आगे जाके इसमें बात करेंगे तो बताऊंगा। सो विंडोज 2000 को विंडोज NT भी कहते हैं, NT 5 प्लस विंडो 2K भी कहा जाता है। विंडोज XP को, XP स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेड पैकेज, एक्सटेंडेड पैकेज विंडोज XP को NT 6 भी कहा जाता है, न्यू टेक्नोलॉजी 6। देन हमारे पास आई विंडोज NT के बाद विंडोज 7। विंडोज 7 को हम लोग NT 7 भी कहते हैं, यही वजह है कि इसका नाम विंडोज 7 रखा गया। फिर उसके बाद आई विंडोज 8, इसे NT 8 भी कहा जाता है। आजकल दो चार नाम और आपको सुनने में मिलेंगे जिसके हवाले से माइक्रोसॉफ्ट जो है वो अपनी वर्किंग परफॉर्म कर रहा है, बट अभी तक जो है जो नाम सबसे ज्यादा लेटेस्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से, वो नाम है विंडोज 8 का, यानी विंडोज 8 NT 6 के नाम से, सॉरी NT 8 के नाम से जो है वो हमारे पास जानी और मानी जाती है। सो विंडोज NT, विंडोज 8 एक ही बात है। अगर किसी की भी सीवी पर अलग अलग डिस्क्रिमिनेट किया होगा तो वो आपके पास इसी तरह से फंक्शनलिटी जो है वो आपके पास परफॉर्म करेगा। हमने कहा जी कि ये तो सारे विंडोज के नाम है। सो कंप्यूटर को चलाने के लिए जो विंडो होती है ना, दरअसल उसी को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। फिर क्या हुआ, हमने कहा ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद जो कॉन्सेप्ट आता है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स का। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्या मतलब? मीन्स मैं डॉक्यूमेंटेशन करना चाहता हूं, मैं स्टोरी लिखना चाहता हूं, मैं लेटर लिखना चाहता हूं, मैं एप्लीकेशन परफॉर्म करना चाह रहा हूं, मैं मैनेजमेंट करना चाह रहा हूं, मैं डॉक्यूमेंटेशन करना चाह रहा हूं, मैं डिजाइनिंग करना चाह रहा हूं, मैं बिल्डिंग्स के मैप्स बनाना चाह रहा हूं, मैं प्रोग्रामिंग चाह रहा हूं, मैं वेब डेवलपमेंट चाह रहा हूं, मैं वेब, कोई भी काम अगर आप कंप्यूटर से कराते हैं तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो एक मसले का हल दें और ग्रुप ऑफ प्रॉब्लम्स या एक से ज्यादा मसाइल का, तो इन सारे सॉफ्टवेयर्स को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। आगे जाके आप लोग पढ़ेंगे कि आप डॉक्यूमेंटेशन करना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन कहलाती है वर्ड प्रोसेसिंग। आप कहते हैं सर मैं शीटें बनाना चाहता हूं तो शीट बनाना आपका कहलाता है स्प्रेडशीट्स। आप कहते हैं मैं डेटाबेसिस पे काम करना चाहता हूं तो ये चीज कहलाती है रिकॉर्ड स्टोरेज, इसे डेटाबेसिस कहते हैं। आप कहते हैं मैं ग्राफिक्स पे काम करना चाहता हूं, इसे ग्राफिक्स का नाम दिया जाता है। आप कहते हैं मैं इंटरनेट पे काम करना चाहता हूं तो इंटरनेट का नाम दिया जाता है। सो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। यहां तक क्लियर है जी सबको? अब सवाल ये पैदा होता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी आगे दो किस्में हैं। नंबर 1 लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस क्या होते हैं? ऐसे प्रोग्राम्स जिसमें नए सॉफ्टवेयर बनते हैं।
जैसे आपने सुना होगा C++, विजुअल बेसिक, जावा, पास्कल, कबूल, ये सब एग्जाम्पल्स हैं लैंग्वेजेस की। इनमें नए सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं। जैसे जैसे इंसान की ज़रूरत आई, उसको नए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ी, उसने नए सॉफ्टवेयर बनाना सीखे। नए सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आप लोग पढ़ेंगे लैंग्वेजेस। अगर आप में से कोई BCS करेगा या MS करेगा या MCS करेगा या MIT करेगा, BIT करेगा या कुछ भी करेगा, तो एक लैंग्वेज वो पढ़ता है जिसे कहते हैं C++। ये भी इसी लैंग्वेज की एक स्टेज है। इसके बाद फिर जावा, विजुअल बेसिक, सब इसी की कैटेगरीज है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ना, मुझे रिकॉर्ड स्टोरिंग की वर्किंग पड़ी, मुझे ज़रूरत पड़ी कि मैं आपके रिकॉर्ड स्टोर कर सकूं। जैसे आपकी अटेंडेंस लगती है, इसका मतलब है कि हमने आपके फॉर्म से आपके रिकॉर्ड स्टोर किए हुए हैं। तो ये जो रिकॉर्ड आपके स्टोर किए हुए हैं, इन्हें डेटाबेसिस कहते हैं। डेटाबेसिस क्या हैं? जिनमें रिकॉर्ड स्टोर करने की फैसिलिटी जो है वो दी जाती है। ऐसे प्रोग्राम्स जिनमें हम रिकॉर्ड स्टोर करते हैं, उन्हें डेटाबेसिस कहते हैं। लैंग्वेजेस क्या होते हैं? लैंग्वेज सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड प्रोग्रामिंग फैसिलिटी। लैंग्वेज सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं जिनमें हमें प्रोग्रामिंग फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की जाती है। इनकी एग्जांपल्स में आपके पास C++ है, आपके पास VB है, आपके पास जावा है, आपके पास फोर्ट्रान है। सो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ लैंग्वेज सॉफ्टवेयर। ये सब आपके पास लैंग्वेज सॉफ्टवेयर्स की कैटेगरी में आते हैं। अब लैंग्वेज सॉफ्टवेयर्स के बाद आते हैं डेटाबेसेस। डेटाबेसेस क्या है? डेटाबेस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स रिकॉर्ड स्टोरिंग फैसिलिटी। ये हमें रिकॉर्ड स्टोर करने की फैसिलिटी देते हैं। रिकॉर्ड स्टोर करने की एग्जांपल आपके लिए क्या है? आप सबको पता ही है कि आप जब 18 साल के हो जाएंगे तो आप लोगों का शनाख्ती कार्ड बनेगा। इसका मतलब है कि आपको एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान आपका रिकॉर्ड स्टोर कर लिया जाएगा। तो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान का रिकॉर्ड स्टोर कहाँ किया जाएगा? जिस सॉफ्टवेयर में किया जाएगा वो डेटाबेस है। नादरा ओरेकल डेटाबेस इस्तेमाल करता है। ओरेकल एक बड़ा ही अनलिमिटेड रिकॉर्ड स्टोर करने वाला बड़ा फेमस डेटाबेस है। इसी तरह SQL सर्वर है। आपके कोर्स में MS एक्सेस है, ये भी एक बहुत अच्छा डेटाबेस है। अगर कल को आप में से कोई वेब डेवलपमेंट की दुनिया में जाता है, वेबसाइट्स बनाने के हवाले से बात करता है, लाइक गूगल की बात करता है, हॉटमेल की बात करता है, तो ये लोग MySQL एक डेटाबेस है, इसे इस्तेमाल करते हैं रिगार्डिंग टू वेब स्टोरेज, वेब पर डाटा को स्टोर करने के लिए। इसी तरह अगर आप अपना शनाख्ती कार्ड बनाते हैं तो आपका रिकॉर्ड रखा जाता है। आप किसी बैंक में अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो रिकॉर्ड रखा जाता है। जिस जगह पर आपका रिकॉर्ड होता है, एग्जैक्ट वर्ड वैसे, जहां पर आपका रिकॉर्ड स्टोर किया जाता है उस जगह को डेटाबेस का नाम दिया जाता है। यानी वो प्लेस आपकी क्या कहलाती है? डेटाबेस कहलाती है। सो डेटाबेस क्या है? डेटाबेस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स रिकॉर्ड स्टोरिंग फैसिलिटी। तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जो हमें रिकॉर्ड स्टोर करने की फैसिलिटी देते हैं। यहां तक क्लियर है जी सबको? ओके, अब ऐसा है कि आपको ना एक कहानी सुनाते हैं, तो किसकी कहानी सुनाएं? ऐसे करते हैं कि आपको कहानी सुनाते हैं। कब की? आपको कहानी सुनाते हैं एक छोटे से गांव की। ये गांव किस जगह था? सुनिएगा जी, बड़े ध्यान से सुनिए आपने। ये गांव फ्रांस का एक गांव था। बात है काफी पुरानी। कब की? 1638 की। लेकिन उस बच्चे के ना बाप की दुकान थी परचून की। उस बच्चे के बाप के पास जब भी लोग आते ना, तो वो उसके बाप को वो कहते, जैसे आप नहीं करते ठग्गू लगा लेते हिसाब किताब में, वो लोग भी उसके बाप को ना हिसाब किताब नहीं आता था तो उसके बाप को बेवकूफ़ बना लेते थे। यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में वो उसको ना बेवकूफ़ बना लेते थे। जब बच्चा ये देखता कि उसके बाप को लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं तो उसको बड़ी तकलीफ होती। वो अपने बाप से कहता कि ना ये आपको बेवकूफ़ बनाते हैं या आपको गलत बताते हैं। तो उसका बाप उसे कहता, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें अभी ना जो है वो नहीं पता इन बातों का, तुम अभी इन बातों को नहीं जानते। बाद में उस बच्चे ने इतना काम किया कि वो कहते हैं ना, दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर जिस आदमी को मैथ ना आने पर बद्दुआएं दी जाती हैं, ये वही बच्चा था।
इसका नाम था ब्लेसे पास्कल। ब्लेसे पास्कल फ्रांस के एक छोटे से गांव में रहने वाला था। इसके फादर की परचून की दुकान थी और 1638 में इसने 12 साल की उम्र में, आप 18 साल के अभी तक आप कुछ नहीं कर सके, ठीक है, इसने 12 साल की उम्र में एक डिवाइस बनाई जिसका नाम रखा इसने पास्केलाइन। सब कुछ लिखा हुआ है, सिर्फ सुनते जाना है, सिर्फ सुनते जाना है, सब कुछ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। इसने डिवाइस बनाई जिसका नाम इसने रखा पास्केलाइन। ये डिवाइस जमा का काम करती थी। वक्त गुजरता गया, तो किसी को जमा आती हो तो बेवकूफ बनाना कौन सा मसला है, हम माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड में बना लेते हैं। तो याद रखिए 14 साल की उम्र में 1640 में इसने क्या किया, ब्लेसे पास्कल ने एक डिवाइस बनाई पास्केलाइन, जो जमा, नफी, जरब और तकसीम का काम करती थी। फंक्शनलिटी परफॉर्म होती गई, वक्त गुजरता गया, वर्कआउट चेंज होता रहा, इंप्लीमेंट वर्कआउट करते गए। कुछ लोगों का कहना है कि ब्लेसे पास्कल की बनाई हुई डिवाइस की मॉडिफाइड फॉर्म आज का कैलकुलेटर है, और वो लोग ये भी मानते हैं कि ब्लेसे पास्कल को कंप्यूटर का फादर भी कहा जा सकता है। लेकिन मैंने कहा जरा सर्च करनी चाहिए कि कंप्यूटर के फादर के लिए और कौन सा नाम है। मैंने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन की किताब उठाकर देखी 9-10 की, तो वहां जो नाम आपको सर फहरिस्त नजर आएगा वो नाम है जॉन न्यूमन का। जॉन न्यूमन को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। जॉन नुमान ही होता है, लेकिन पढ़ने में इंग्लिश मैन है इसलिए हम इसे न्यूमन पढ़ते हैं। सो इस जॉन न्यूमान को फादर ऑफ कंप्यूटर जो है वो कहा जाता है। लेकिन मैंने कहा नहीं, इंटर की किताबें पढ़ के देखना चाहिए कि वो क्या कहते हैं, या चले ऐसे करते हैं किसी बाहर के राइटर की किताबें उठाकर देखते हैं वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं मूसा अल ख्वारिज़मी, आप सबने मैट्रिक की बुक्स में नाम सुना होगा, अ वेरी फेमस केमिस्ट था, ये मैथमेटिशियन भी था। इसकी जो तसनीफें हैं उसको ज़हन में रखकर वो लोग कहते हैं कि मूसा अल ख्वारिज़मी जो है ये फादर ऑफ कंप्यूटर है, यानी ये कंप्यूटर का बानी है। वक्त गुजरता गया, फंक्शनलिटी परफॉर्म होती रही, इम्प्लीमेंट परफॉर्म होता रहा। मैंने कहा ये नाम भी क्या मुसलमान एक्सेप्ट करते हैं, तो मुस्लिम्स खुद इस नाम को एक्सेप्ट नहीं करते। तो वो किसे कहते हैं जी कि हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। मैंने कहा तारीख की बुक्स में देख लेते हैं। सो समवन सेड दैट चाइनीज आर द फाउंडर ऑफ कंप्यूटर। मैंने एक जगह पढ़ा चाइनीज ने एक बोर्ड बनाया था, आपको याद होगा अगर आप अपने बचपन के अंदर देखें तो आपकी मैडम या आपके सर आपको इस तरह का एक बोर्ड दिखाते होंगे जिसके ऊपर डिफरेंट गोलियां होती थी। इस पर आप सीखते थे एक में एक मिलाएंगे 2 की गिनती पाएंगे। तो ये जो एक में एक मिलाएंगे वाली ये डिवाइस है ना, इस डिवाइस को अबेकस कहा जाता है। अबेकस को कुछ लोग कहते हैं कि अबेकस दरअसल कंप्यूटर की बुनियाद है, ये चीजों को मैनुअली परफॉर्म करता था। वक्त गुजरता गया, फंक्शनलिटी परफॉर्म होती गई। मैंने कहा कोई और नाम, तो जो नाम आपको यूनिवर्सिटी लेवल पर या MS लेवल पर या PhD लेवल पर मिलेगा वो नाम है आपके पास चार्ल्स बाबेज का। चार्ल्स बाबेज की खिदमत जो है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा है इस फील्ड के लिए। और चार्ल्स बाबेज जो है बेसिकली इसने क्या किया था, चार्ल्स बाबेज ने कंप्यूटर्स के हवाले से बहुत काम किया। ये कौन था, ये एक मशहूर स्टैटिस्टिशियन था, शुमारियात दान था। इसने क्या किया, इसने शुमारियात के कॉन्सेप्ट के अंदर हाइपोथेसिस जनरेट की और इसने एक डिवाइस बनाई। ये बात है कब की, 1840 की। 1840 में इस पर्सन ने एक डिवाइस बनाई जिसे दुनिया का पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कहा जाता है। किसी मैकेनिकल डिवाइस का नाम पता आपको, किसी मैकेनिकल मशीन का पता आप लोगों को? मैं गारंटी से कह सकता हूं आप सबको पता है। अच्छा चलें ऐसे बताएं, फिजिक्स में लीवर पढ़ा था, पुली, फलक्रम, पहिया, ढलान सतह, ये सब एग्जांपल्स हैं किसकी, मैकेनिकल मशीन्स की। यानी इसका जो कंप्यूटर था दरअसल वो एक मैकेनिकल मशीन थी। अब इसको चाहिए था पैसा, ताकि ये इस सारे पैसे को इन्वेस्ट करता और अपनी वर्किंग जो है वो परफॉर्म करता।
अब इसके पास इतना पैसा नहीं था, इसने अपनी बेगम के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। ही इज अ वेल नोन फेमस गैम्बलिस्ट, ये एक गैम्बलर था। गैम्बलर समझते हैं किसे कहते हैं? जवारी। इसने घोड़ा दौड़ रेस के ऊपर ना अपना सारा पैसा लगा दिया। इसने घोड़े पर एनालिसिस किया, अपने मैथ के रूल्स उस पर इंप्लीमेंट किए और गेस किया कि ये घोड़ा, इसके जीतने का चांस सबसे ज्यादा है। इसने अपना सारा पैसा उस घोड़े पे लगा दिया और ये हार गया, क्योंकि कहते हैं ना जुआ किसी का ना हुआ। ठीक है, तो ये हार गया और तारीख ये कहती है कि जब इन दोनों मियाँ बीवी की डेथ हुई तो इनके पास खाने पीने के लिए रोटी के पैसे नहीं थे, इनके इतने बुरे हालात थे। बट इसकी बीवी का नाम तारीख में मदर ऑफ कंप्यूटर के लिए लिया जाता है। बाद में कंप्यूटर बनाने वालों ने इसके नाम को इतना सराहा कि एक पूरी लैंग्वेज इसी नाम से इंट्रोड्यूस करवाई। द फीमेल नेम इज एडा चार्ल्स ऑफ लेविंस्की। ये बेसिकली चार्ल्स बाबेज की बीवी थी और इनकी खिदमात की वजह से बाद में जिस तरह आप पढ़ते हैं ना सी लैंग्वेज और C++ लैंग्वेज, इसी तरह एक लैंग्वेज बना दी गई जिसका नाम रखा गया एडा लैंग्वेज। लेकिन हुआ क्या, अब ये मर गए, बात खत्म नहीं हुई। हमारे यहाँ पे मर जाए ना उसकी सारी तारीख मिट जाती है, लेकिन बाहर के मुल्क ऐसा नहीं हुआ। इस तारीख के 104 साल के बाद IBM कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हार्वर्ड एक्लेन और उनके स्टूडेंट्स के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया। उन्होंने चार्ल्स बाबेज के मैकेनिकल मॉडल को दुनिया के पहले इलेक्ट्रिकल मॉडल की शक्ल दी, जिसका नाम रखा गया मार्क 1। मार्क 1 की जो लुक थी ना वो थोड़ी सी अजीब सी थी। अजीब सी कैसे थी कि मार्क 1 जो साइज था ना, अच्छा ये इसका साइज यहाँ जमीन से छत तक कितना होगा? 10 फुट 11 फीट होगा। अगर इस कॉलेज के अंदर कितने फ्लोर हैं? एक ग्राउंड फ्लोर है, एक बेसमेंट है, एक फर्स्ट फ्लोर है, फिर सेकंड फ्लोर है, फिर थर्ड फ्लोर है। ठीक है, 1 2 3 4 5 फ्लोर हैं। ठीक है, तो 11 पंजे कितना होता है? 55। यानी ये बिल्डिंग 55 फीट हाइट में है। तो याद रखिएगा ये जो मार्क 1 था ना ये 51/8 फीट था, यानी राउंड अबाउट इस बिल्डिंग के करीब करीब हाइट वाइज। चौड़ाई में थोड़ा कम था, लेकिन ये कि 51/8 फीट था। आजकल का कंप्यूटर अगर आप देखें तो उसमें 1 फुट की तारें होंगी, 1 फीट 1 फीट की तारें होंगी ना। इसके अंदर तारों की जो लंबाई थी वो 500 मील तक थी। इसमें मॉनिटर इस्तेमाल नहीं होता था, आउटपुट के लिए पेपर टेप इस्तेमाल की जाती थी। इनपुट के लिए कीबोर्ड नहीं था, पंच कार्ड मशीन्स इस्तेमाल होती थी। सो काफी अजीब का स्ट्रक्चर था। बाद में ये 1944 के अंदर बेसिकली कंप्लीट किया गया। लोग तारीख में इसे दुनिया का पहला कंप्यूटर कहते हैं, लेकिन बाद में कोर्स हिस्ट्री मिलती है कंप्यूटर की तारीख में कि पर्सन था अटनासफ बैरे। उन्होंने क्या किया, दुनिया का पहला मैकेनिकल कंप्यूटर जो है वो छोड़ के इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर बनाया, जो कि आपके मॉनिटर की तरह एनोड और कैथोड रेज के ऊपर काम करता था और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से रिजल्ट जनरेट करता था। इसका नाम रखा गया ABC। इट्स ABC स्टैंड्स फॉर अटनासफ बैरे कंप्यूटर। और ये कंप्यूटर तारीख के अंदर जो है वो बड़ा ज्यादा फेमस जाना जाता है, क्योंकि आजकल वैक्यूम ट्यूब का जो कॉन्सेप्ट है वो दरअसल इसी कंप्यूटर से जो है वो ड्राइव किया गया है, उसको इसी कंप्यूटर से निकाला गया है। यहाँ तक क्लियर है जी सबको? ओके, थोड़ा सा एक स्लाइड और देखते हैं। हमारे पास आती है कंप्यूटर की डेफिनेशन। याद रखिए कंप्यूटर की डेफिनेशन को डिस्कस करते वक्त हम एक चीज ध्यान में रखते हैं कि कंप्यूटर का लफ्ज इंग्लिश जुबान का लफ्ज नहीं है। द वर्ड कंप्यूटर इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड कंप्यूटर। इसे कंप्यूटर्स के बजाय कंप्यूटर से डिस्कस किया गया है, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना या कंप्यूट करना। कंप्यूटर मीन्स एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच इज यूज टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क ऑटोमेटिकली, जो डिफरेंट टास्क को ऑटोमेटिकली परफॉर्म करती है अंडर अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन इट्स मेमोरी।
अगर ये कोमे को हटा के यहाँ फुल स्टॉप कर देना तो ये आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्यूटर की डेफिनेशन है। और अगर आप कोमा लगा के आगे चलते जाएं, दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम, तो ये आपकी प्रोग्राम की डेफिनेशन है। मैं एक दफा दोबारा पढ़ता हूँ। कंप्यूटर मीन्स एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच इज यूज टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क ऑटोमेटिकली, जो कि डिफरेंट टास्क को ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता है कुछ हदायत के जेरे साया रहते हुए। दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड प्रोग्राम, इन हदायत को, इन इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्राम का नाम जो है वो दिया जाता है। उसके बाद अभी जो मैंने आपको बताया है, फर्स्ट कंप्यूटर अबेकस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय चाइनीज, इट वाज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग, कैलकुलेशन वाज वेरी फास्ट एज कंपेयर टू द मैनुअल कैलकुलेशन। आगे बड़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, ये आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपके पास आता है in 1939 first prototype electronic computer was introduced by Dr. John Vincent Atkinson and Calfred Barry. They used vacuum tubes for storage arithmetic and logical functions. This computer was named as Atkinson-Barry computer, also called ABC. In 1949 first stored program computer was introduced. Binary number system was used for instruction coding and इनपुट। सो इसे इस्तेमाल किया जाता था बेसिकली इंस्ट्रक्शन, कोडिंग और इनपुट करने के लिए। यहां तक क्लियर है जी सबको? ओके, नेक्स्ट आपके पास आते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के, कंप्यूटर की कितनी किस्में होती हैं। सो कंप्यूटर को बुनियादी तौर पर 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1, डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं? ऐसे कंप्यूटर्स जो डिजिट्स पे बेस करते हैं उन्हें डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। नंबर 2, वी हैव एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जिनमें डिजिट्स नहीं होते। अगर आपने हाथ में घड़ी पहनी हुई है और उसमें सुइयां हैं तो उस सुई को हम एनालॉग कंप्यूटर से मुशाबत दे सकते हैं, और अगर उसमें नंबर चलते हैं तो वो डिजिटल की एग्जाम्पल्स है। याद रखिएगा, दोनों का मिक्सचर आपका हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। नेक्स्ट आपके पास क्लासिफिकेशन आती है, इसकी बाद में बात करते हैं। नेक्स्ट है में क्लासिफिकेशन करें तो कितनी तरह की क्लासिफिकेशन है? तो कंप्यूटर की 4 तरह की क्लासिफिकेशन है। मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर ये बहुत बड़े होते हैं, इन पर एक वक्त में बहुत से लोग बैठकर काम कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम के मुकाबले में थोड़े से छोटे होते हैं और इनके ऊपर 10 लोग एक वक्त में बैठ के काम कर सकते हैं। माइक्रो कंप्यूटर घरों में इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर्स को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। और सुपर कंप्यूटर दे आर सुपर्ब इन देयर परफॉर्मेंस, ये अपने काम में, अपनी वर्किंग में, अपनी फंक्शनलिटी में सुपर्ब होते हैं और बेहतरीन तरीके से अपने इम्प्लीमेंट को परफॉर्म करते हैं। सो वी दीज आर द 4 क्लासिफिकेशन। लेकिन अगर मैं हिस्ट्री उठा के देखूं तो फॉरेन राइटर्स की किताबों में आपको मिलेगा कि क्लासिफिकेशन 5 तरह की होती है। वो यहाँ पर एक नई लिस्ट ऐड करते हैं जिसको वो कहते हैं ट्रांसप्यूटर्स। ऐसे कंप्यूटर जो पैरेलल प्रोसेसिंग पर काम करते हैं उन्हें ट्रांसप्यूटर्स कहा जाता है। सो ये एक आपके पास एक बेसिक सिनेरियो है, पेपर में आपने 4 ही लिखनी है। नेक्स्ट आपके पास आता है डाटा को मेजर कैसे करते हैं। डाटा को मेजर करने के लिए हम बिट का इस्तेमाल करते हैं। बिट क्या है? बिट इज एन एरिया विच कैन स्टोर बाइनरी डिजिट 0 और 1। बिट एक ऐसा हिस्सा है जो कि 0 या 1 जो है वो आपके पास स्टोर करता है। उसके बाद आ जाता है डाटा को मेजर कैसे करते हैं। ये एक चार्ट है जो आपको यहाँ पे नजर आता है। 8 बिट्स मिलकर 1 बाइट बनाती हैं। 1024 किलो बाइट्स मिलकर 1 किलोबाइट बनाती हैं। 1024 किलोबाइट मिलकर 1 मेगाबाइट बनाती हैं। 1024 मेगाबाइट मिलकर 1 गीगाबाइट बनाती हैं। 1024 गीगाबाइट मिलकर 1 टेराबाइट बनाती हैं। 1024 टेराबाइट्स मिलकर 1 पेंटाबाइट बनाती हैं। 1024 पेंटाबाइट मिलकर 1 हेक्साबाइट बनाती हैं। और ये लास्ट यूनिट है ये याहू यूज कर रहा है सिर्फ। 1024 हेक्साबाइट मिलकर 1 योटाबाइट बनाती हैं। ये टेबल आपने याद कर लेना है, दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। किलोबाइट को केबी, मेगाबाइट को एमबी, गीगाबाइट को जीबी, टेराबाइट को टीबी, पेंटाबाइट को पीबी, हेक्साबाइट को ईबी, जबकि योटाबाइट को वाईबी कहा जाता है। सो उसके बाद आता है फैमिली ट्री, कब कौन सा प्रोसेसर बना और कब कौन सा प्रोसेसर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। दुनिया का पहला प्रोसेसर 1971 के अंदर बेसिकली प्रिपेयर कर लिया गया था और इसका नाम था इंटेल 8008। इसके बाद ये सिलसिला चलता रहा और
पेंटियम 4 तक इसकी लिस्ट मिलती है। उसके बाद इतनी कंपनियां हो गई, हर कंपनी ने अपना अपना जो वर्कआउट इंट्रोड्यूस करवाया। अभी आप लोगों ने मुझे बताया है कि डुअल कोर और कोर टू डू क्या होते हैं। वैसे याद रखिए कोरे और क्वाड्स टेक्नोलॉजीज भी अवेलेबल है। i3, i5, i7 ये आपके पास लैपटॉप्स में आपको इजीली नजर आती हैं। अब बात कर लेते हैं एक छोटी सी, और उसके बाद फिर आपको खुदाफिज कहेंगे। छोटी सी बात क्या है? छोटी सी बात ये है कि सपोज वी हैव 2 फीमेल्स, हमारे पास 2 मिसें हैं, एक ये है एक ये है। मिस आपका क्या नाम है? मिस नौशीन। और आपका नाम? मिस सीमा। सो इन दोनों लड़कियों में बेसिकली लैब में हो गई लड़ाई। लड़ाई तो नहीं होती, नहीं लड़ना भी नहीं है, वैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ठीक है। इनके दरमियान हो गई लड़ाई। वो कहते हैं जब फीमेल के दरमियान लड़ाई होती है ना तो बड़ी मशहूर होती है, ऐसे ही है। याद रखिएगा आप सब फीमेल को लड़ाका होना है, ठीक, मेल को भी होना है, ठीक है। सो व्हाट वी सेड, अब इनके दरमियान हो गई लड़ाई। अब इन्होंने क्या हुआ, आधी फीमेल मिल गई मिस सिमी के साथ और आधी फीमेल मिल गई मिस नौशीन के साथ। अब हमारी लैब में 2 फीमेल लैब इंस्ट्रक्टर्स हैं, एक लैब इंस्ट्रक्टर मिल गई इनके साथ, एक लैब मिल गई इनके साथ, तो आधी लैब एक तरफ हो गई, आधी लैब एक तरफ हो गई। उसके बाद मसला चला गया हमारे फ्रंट डेस्क के ऊपर, ठीक। जब मसला फ्रंट डेस्क पे गया ना तो हमारा फ्रंट डेस्क तो पहले 2 हिस्सों में बटा हुआ है, ठीक। आधे इनके साथ हो गए, आधे इनके साथ हो गए। हम बिल्कुल सेक्रेटरीट के करीब हैं, अगर मसला फौरन बाहर निकला तो सेक्रेटरीट तक बात पहुंच जानी है। वो तो अब देखे पीपल्स पार्टी की हुकूमत वीक नहीं होगी, नहीं तो इस मसले के ऊपर शहबाज शरीफ का नाम लग जाना था, ठीक। बात मजीद आगे चली। अगर तो ये बात जरदारी साहब को पता लगेंगी तो वो कहेंगे पंजाब में बैड गवर्नेंस हुई है, इसकी वजह से लड़ाई हुई है, ठीक। उधर से नून लीग के भी राना सनाउल्लाह साहब आगे से बयान देंगे क्योंकि वो भी बाज नहीं रह सकते। इतने में दोनों पार्टियों की कशीदगी बढ़ेगी, ठीक। तो पाकिस्तान का कोई मसला हो और अमेरिका इंटरफेयर ना करे, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो उधर से ओबामा साहब का भी बयान आ जाएगा कि दोनों फीमेल्स के दरमियान जो तजादात हैं इनको जल्दी जल्दी सॉल्व किया जाए, नहीं तो मुल्क की सलामती को खतरा है, ठीक। तो इससे पहले कि ये मसला जो इनके दरमियान है ये ग्लोबल प्रॉब्लम बन जाए, मैं इनसे सवाल पूछ लेता हूँ कि मसला क्या है, आपकी लड़ाई किस बात पे हुई है। असल में ना मैं क्लास पढ़ा रहा था तो इसलिए मुझे पता नहीं चला, ठीक। अब हुआ ये कि इनके दरमियान मसला सिर्फ इतना सा है कि ये मिस कहती हैं मैंने कंप्यूटर खरीदा, ये मिस कहती हैं मैंने भी एक कंप्यूटर खरीदा, ये कहती हैं मेरा कंप्यूटर अच्छा है, ये कहती है मेरा कंप्यूटर अच्छा है। इतनी सी बात पे लड़ाई हो गई है, ओबामा तक बात पहुंच गई। देखिए इतना बड़ा मसला है नहीं था। तो याद रखें हो सकता है ये मसला आपको भी दरपेश हो सकता है, कभी आपको भी ये मसला पेश आ सकता है, क्योंकि जब आप नया कंप्यूटर खरीदेंगे ना और कोई कहे कि तुम्हारा कंप्यूटर अच्छा नहीं है मेरा कंप्यूटर अच्छा है तो दिल को बड़ी चोट लगती है, ठीक। तो याद रखिएगा मसला तो है। सो आज मैं आपको बताता हूँ 4 सवाल। जब आप इन सवालों के जवाब इनसे ले लेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि किसका कंप्यूटर अच्छा है। सो पहला सवाल जो मैंने पूछा वो मैंने पूछ रहा है कि किसका प्रोसेसर अच्छा है, यानी जिस फीमेल के कंप्यूटर का प्रोसेसर अच्छा होगा वो अच्छा है। मैंने इनसे पूछा नौशीन आपका प्रोसेसर कौन सा है, इन्होंने कहा सर मेरे पास इंटेल 3.0 कोर टू डू प्रोसेसर है। अभी तक का ये मार्केट में अगर आप जाए ना तो एवरेजली सबसे अच्छा प्रोसेसर है। मैंने कहा वेरी गुड, आपका तो बड़ा अच्छा। इनसे पूछा, इन्होंने कहा सर मेरा भाई लेके आया वो भी यही लेके आया है। मैंने कहा वेरी गुड, यानी पहला सवाल मेरा जाया हो गया क्योंकि दोनों का प्रोसेसर एक जैसा हो गया है। अब दूसरा सवाल, मैंने कहा अच्छा मिस साहब आप बताएं कि आपके कंप्यूटर के अंदर मेमोरी कितनी है। इन्होंने कहा सर मेरे बाजार में ना 1 GB रैम मिल रही थी। मैंने भाई को कहा था, सर ने बताया है कि जितनी रैम ज्यादा होती है उतनी कंप्यूटर की स्पीड ज्यादा होती है, तो भाई ने 4 GB रैम लगवाई है। मैंने कहा वेरी गुड, अभी तक सबसे अच्छी रैम 4 GB रैम है जो एवरेजली मार्केट में मिलती है। मैंने मिस नौशीन से पूछा, इन्होंने कहा सर मेरे कंप्यूटर में भी 4 GB रैम ही है। लो जी, मेरा दूसरा सवाल भी जाया होता हुआ नजर आता है। मैंने कहा नहीं, मैं अपना सवाल जाया नहीं होने दूंगा। मेमोरी में एक और चीज भी आती है, उसे कहते हैं हार्ड डिस्क। मैंने कहा अच्छा नौशीन आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क कितनी है। इन्होंने कहा सर मेरे भाई ने उसके अंदर हार्ड डिस्क लगवाई है 512 GB की।
ठीक है। वैसे मार्केट में 1 टेराबाइट की भी यानी 1024 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1 टेराबाइट, अभी मैंने आपको टेबल दिखाया है, तो वो भी अवेलेबल है। लेकिन ये कि 512 एवरेजली सबसे अच्छी है इस वक्त, लोग इसे 500 GB भी कहते हैं। मैंने इनसे पूछा, इन्होंने कहा सर मेरे कंप्यूटर में भी यही है। मेरा पहला सवाल भी जाया हो गया, मेरा दूसरा सवाल भी जाया हो गया। अब तीसरा सवाल, मैंने कहा अच्छा अब क्या करूं, अब तो मसला उलझता जा रहा है। उन्होंने अभी बताया ओबामा तक बात पहुंच सकती है, ठीक। तो मैंने कहा अब क्या करूं। अब मैंने ये कहा कि तीसरा सवाल ऐसा होना चाहिए जिस पर ना ये परेशान हो जाए, तो सही तरह जवाब ना दे सके, ताकि मैं इजीली डिसीजन मेकिंग कर सकूं। मैंने कहा आप ये बताएं कि आपके कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स लगे हुए हैं। याद रखिएगा, जो पार्ट्स कंप्यूटर में लगे होते हैं उन्हें कहते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। क्या कहते हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस। अब मैंने लफ्ज बताया, ठीक है, मैंने लफ्ज बताया कि पेरिफेरल डिवाइसेस। अब ये दोनों ने सोचा ये क्या होती है, फिर मैंने इन्हें बताया कि पेरिफेरल डिवाइसेस वो होती हैं जो कंप्यूटर के साथ अटैच होती हैं। इन्होंने कहा अच्छा। मैंने कहा आपके कौन कौन सी हैं? इन्होंने कहा सर मेरे कंप्यूटर में जो है ना, ठीक है, डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। इन्होंने कहा मेरे कंप्यूटर में CD रोम है, फ्लॉपी ड्राइव है, DVD लगा हुआ है, उसके स्पीकर भी हैं, उसके अंदर मैंने 3D कार्ड भी लगाया गेमें खेलने के लिए। इन मिस ने कहा मैंने भी यही चीजें लगवाई हुई हैं, ठीक है। सो मेरा तीसरा सवाल भी जाया हो गया, यानी नंबर ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस वाले सवाल का जवाब भी जो है वो मुझे इजीली अवेलेबल नहीं हो सका। लो जी, अब तो मसला दूर तक जाता नजर आता है। मेरे 3 सवाल थे, कौन कौन से? प्रोसेसिंग पावर, मेमोरी और पेरिफेरल डिवाइसेस। तीनों सवाल जाया हो गए। अब चौथा सवाल, अब मैंने बड़ा सोचा चौथा सवाल क्या पूछूं। मैंने ये पूछ लिया कि आप ये बताएं कि आपके कंप्यूटर में कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं। जिसके कंप्यूटर में ज्यादा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे ना, वो अच्छा होगा। इनसे मैंने पूछा, इन्होंने कहा मेरे कंप्यूटर में वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट, एक्सेस, इन्फोपाथ, पब्लिशर, प्रोजेक्ट, कोरल ड्रा, फोटोशॉप, ड्रीमवेवर, अडोब इलस्ट्रेटर, फ्री हैंड, 3D मैक्स, सारे गिना दिए कोर्सेज। मैंने इनसे पूछा, इन्होंने कहा सर मेरा भाई भी उसी दुकान से लेके आया है, उसमें भी सारे ये सॉफ्टवेयर है। तो मेरा तीसरा सवाल भी जो है वो चौथा सवाल भी जाया हो गया। तो याद रखिए 4 सवाल मैंने पूछे थे, प्रोसेसिंग पावर, अमाउंट ऑफ मेमोरी, पेरिफेरल डिवाइसेस और नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड इन अ कंप्यूटर। तो फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं कहूंगा याद रखना है बहनें कभी आपस में लड़ती नहीं होती हैं, ठीक है जी। तो याद रखिएगा, मुझे यकीन है कि इनकी आपस में कभी लड़ाई नहीं होगी, लेकिन आप याद रखिएगा कि अगर कभी भी आपको 2 कंप्यूटर्स के दरमियान कभी डिफरेंशिएट करना हो कि विच कंप्यूटर इज बेटर, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे। आप इन 4 सवालात को जहन में रखकर इसका जिक्र जो है वो करेंगे, जिसके बाद आपके पास ये चीज डिसाइड होगी कि विच कंप्यूटर इज बेटर। सो यहाँ तक आपने याद रखना है कि आपके पास जो है वो वर्किंग में क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स हैं। ये स्लाइड मैंने अंदर छोड़ दी थी, जरा इसको पढ़ लेते हैं। हमने कहा स्पीड ऑफ इंटरनल ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये हमारी प्रोसेसिंग पावर है जो हमारे पास आती है। अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड, कितना डाटा मैं स्टोर कर सकता हूँ, ये हमारे पास यहाँ पे आता है। नंबर एंड टाइप ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस, कितनी डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ अटैच हैं, ये हमारे पास तीसरा स्टेप है। और चौथा स्टेप है कि नंबर एंड टाइप ऑफ प्रोग्राम्स दैट कैन बी यूज्ड ऑन कंप्यूटर सिस्टम, हमने कितने प्रोग्राम्स जो हैं वो इस्तेमाल किए हैं, ये हमारे पास जो है इस वर्किंग में आते हैं। सो ये वो 5 चीजें थी जो आपकी डिसाइड करती है कि हाउ मेनी पार्ट्स, सो हाउ वी क्लासीफाई द कंप्यूटर, हम किस तरह से क्लासीफाई करेंगे। याद रखिएगा, हर मसले का हमेशा जो सोल्यूशन निकालना है वो सुलह पसंद सोल्यूशन जो है वो आपने हमेशा देना है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये आज हमारा बेसिकली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो गया है और थ्योरी का हम यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। यहाँ पर आपके कंप्यूटर कॉन्सेप्ट जो है वो ख़त्म